सर लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि गांव के अंदर वारदात होती है दलितों के साथ, और पिछले एक महीने के दौरान लगभग 4-5 वारदातें दिल्ली में भी हो गई हैं। क्या लगता है कि दिल्ली अब किस ओर बढ़ रही है? दिल्ली देश की राजधानी में जो वारदातें बढ़ी हैं उससे ये प्रतीत होता है कि जो केंद्र की सरकार और राज्य की जो सरकार चल रही है उसकी मानसिकता जातिवादी मानसिकता है। और यहाँ जो इन लोगों ने जो सिस्टम बनाने का काम किया है कि जो गरीब आदमी है उसको और दिन पे दिन गरीब और लाचार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्योंकि यदि किसी को के हाथ को मजबूत नहीं किया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं किया जाएगा, उसको पंगु बनाने का काम किया जाएगा, तो उससे आदमी कमज़ोर होता है। यदि कोई किसी चीज़ के आश्रित हो जाए कि किसी पर आश्रित रहना है, मुझे कोई फ्री की चीज़ खाने की आदत पड़ जाए, तो वो फिर आदमी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। तो जब पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता तो फिर उस पर जुल्म हो जाती शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो मेरे रहमो करम पर है और रहमो करम पर मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है ये उसी चीज़ का घोतक है कि अब कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ख़ासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, वो आपने देखा है कि अभी एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसे जिंदा तक जलाने का काम किया गया। यहाँ बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ा गया। यहाँ इस देश की आज़ादी को जब हम मनाते हैं, 15 अगस्त के दिन मनाते हैं, तो उस दिन हमारे कुछ साथी वहाँ बाबा साहब की मूर्ति पर, जिनका संविधान देश के अंदर चलता है, वहाँ पर उनको सम्मान देने की उनकी सोच थी कि वहाँ बाबा साहब को जो जिनका संविधान चलता है, जिनके आधार पर देश चलता है, सारे कानून चलते हैं, तो उनको हम लोग सम्मान देने का काम करें। मगर कुछ दबंगाई लोगों ने, जो एक जाति विशेष के लोग हैं, उन लोगों ने अपनी ताकत, क्योंकि उनका वहाँ पर MP है, वहाँ पर उनका विधायक है उस क्षेत्र में, तो उन्होंने उसका नशा गरीब लोगों पर उतारने का काम किया। उनको झंडा फहराने से रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई, और तो और वहाँ महिलाओं के भी सर फोड़े गए, किसी की टांग तोड़ी गई। तो यानी दिल्ली देश की राजधानी में, जहाँ देश का प्रधानमंत्री बैठता है, राष्ट्रपति बैठता है, यहाँ न्यायाधीश मतलब बैठते हैं, सारी ताकत जिन तीनों सेनाओं के कमांडर बैठते हैं, उसके बावजूद भी ये हरकतें यदि हो रही हैं, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। पीछे एक कहावत कही जाती थी कि दिल्ली के अंदर कोई भी रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, वो सुरक्षित माना जाता था। अब क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुन कर के आई है, लगातार दूसरी बार भी सत्ता में काबिज हो गई है, जो सुरक्षा पर लगाम होनी चाहिए थी, क्या उनके हाथ से फिसलती जा रही है? देखिए, यहाँ पर 12 रिजर्व सीट हैं। 12 रिजर्व सीट में से राखी बिरलान जी डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनके पास। एक यहाँ पर राजेंद्र पाल हैं, जो श्रम कल्याण मंत्रालय उनके पास है। और उसके बावजूद में 12 में से एक भी आदमी हिलने के लिए तैयार नहीं है, या एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, न सरकार के खिलाफ, न ही सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि ये लोग निजी स्वार्थ की मतलब राजनीति कर रहे हैं। समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी नौकरी छीनी जा रही है, बेरोजगारी की तरफ मतलब यहाँ पर दिल्ली बढ़ रही है, और दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मगर अभी मूर्ति तोड़ी तो वहाँ पर एक भी मतलब वहाँ का विधायक नहीं पहुँच पाया, किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जिनके संविधान से, जिनके कारण वो लोग रिजर्व सीट पर अपना चुनाव लड़े, जीत कर गए, उनका वो सम्मान नहीं करा पाए। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वो समाज का क्या मतलब की सुरक्षा कर पाएंगे। तो अब दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो फ्री का राशन बांट रहे हैं, फिर बसें फ्री कर रखी हैं महिलाओं के लिए, तो उसको लेकर के कहते हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये भ्रम है ये कि यदि आपको रोज़गार छीन लेगा, हम तो कहते हैं हमें जाल दे दो, हमें मछली नहीं चाहिए।
हमें जाल चाहिए। जब हमारा मन करेगा तालाब में जाल फेंकेंगे, मछली खींच लेंगे। यानी यदि हमारे पास रोज़गार हो, हमारे बच्चों के पास रोज़गार हो। केजरीवाल ने कितने नौकरी दी है दिल्ली में, कोई मतलब इसका मतलब एक उदाहरण कोई पेश कर दे कि कितने रोज़गार, कितनी नौकरी उसने दिल्ली देश की राजधानी के लोगों को दी है। तो यदि रोज़गार नहीं है और वो लोग उन्हें पंगु बना रहे हैं, तो ये पैसा भी तो जो यदि वो दे रहे हैं, यदि मतलब वो डीटीसी में बस में किराया जनता से नहीं ले रहे हैं, मगर डीटीसी में जब चलती है तो भाई उसमें तो वहाँ का उसकी बस का भी मतलब खर्चा है, उसके मेंटेनेंस का भी खर्चा है, उसमें डीजल भी चलता है, वहाँ का सारा मैनेजमेंट भी चलता है। वो कैसे चलता है? वो जो हमारा टैक्स जाता है, वो टैक्स को घुमा कर नाक सीधी ना पकड़ के घुमा के पकड़ ली इसने। तो जो हमारे बच्चों को वजीफे मिलते थे और मतलब फैसिलिटी मिलती थी, या जो हमारा बजट इधर समाज कल्याण के लिए लगना था, वो उधर ना लगकर उसने अपने होर्डिंग पोस्टों में, अपने प्रचार में और यहाँ इन कामों में लगा दिया है। तो जिससे मतलब ना आने वाले दिनों में मतलब ये इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनकी आने वाली जनरेशन को पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। ना बढ़िया एजुकेशन उनको मिल पा रही है, और वो बोलते हैं हमने स्कूल बहुत बढ़िया कर दिया, एजुकेशन हमने बहुत बढ़िया कर दी। अरे खागा आपने एजुकेशन मतलब ठीक कर दिए। समान शिक्षा करने की बात करो ना तुम्हें, यदि तुम्हें दम है तो कहो कि भाई गरीब का बेटा और अमीर का बेटा ये कि उन्हीं स्कूल में पढ़ेगा। ये कॉन्वेंट स्कूल बंद करा दो आप, सरकारी स्कूल में सबके बच्चे पढ़ें, तो हम माने कि हाँ भाई तुमने कुछ किया। तुमने सारे स्कूलों को दोबारा मतलब रिविनेट करा दिया और उसमें लिपाई पुताई करके टाइल लगा के तुमने कह दिया हमने स्कूल मतलब बना दिए। तो इससे मतलब कोई किसका फ़ायदा हुआ? इसमें तो जो तुम्हारे ठेकेदार जिनको काम मिला उनको फ़ायदा मिल गया। नहीं, कुछ लोग जो हमारे इस एक समाज की बात करते हैं, हमारे जो लोग हैं वो वोट भी उनको करते हैं और हाथ भी उन्हीं का मजबूत करते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ जो है वो छलावा हो रहा है? देखिए उनको समझना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये मतलब ना उंगली का इशारा पार्लियामेंट की तरफ किया। उन्होंने कहा कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पर गरीबों को कब्जा करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हम लोग उन लोगों को वहाँ भेजते हैं जो लोग हमें उन सारी चीज़ों से वंचित करना चाहते हैं जिनको बाबा साहब ने देश के संविधान में लिखा है। वहाँ उनकी कुर्सी तो सुरक्षित हो सकती है, वो मंत्री बन सकते हैं, संतरी बन सकते हैं, वो विधायक बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, मगर वो अपने समाज के हित में वहाँ पर रहकर काम नहीं कर सकते। और ये 75 साल की राजनीति में देखने के लिए मिला है, चाहे कांग्रेस में लोग चले गए हों, चाहे बीजेपी में चले गए हों, चाहे ये जो पार्टी बनी है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता हूँ, खामों का पार्टी है जिसका कोई अता नहीं पता। और इसका जो मतलब जनाब एक अन्ना हजारे को लागे यहाँ बैठाया गया था, वो अन्ना हजारे का मुँह सिल गया है, टेप लगा दी है, एक शब्द नहीं बोलता है। कल बुढ़ा पता नहीं कौन सी मतलब उसमें चला गया, गर्द में चला गया है, अब वो यहाँ नज़र नहीं आता। बड़ा लोकपाल बिल की बात करता था, अब लोकपाल बिल की बात क्यों नहीं करता? या जो सरकार बनी है वो लोकपाल बिल के ऊपर बनी है, भ्रष्टाचार के ऊपर बनी है। मेरा तो ये मानना है कि जब से ये सरकार बनी है भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया। पहले लोग 100 रुपये देते थे, अब मतलब 500 रुपये दे रहे हैं। आप किसी रेडी पटरी वाले से पूछो, जो बाजार लगते हैं उनसे पूछो, इनके सारे गुंडे वहाँ जाके वसूली करते हैं, वहाँ जाके पैसा ले रहे हैं। आखिर इन सबसे निजात पाने का एक तरीका क्या है? इनका तरीका यही है मानना, जब तक आप अपने दम पर अपनी सरकार नहीं करेंगे, आप जब तक मतलब इसका समाधान नहीं है। इसीलिए मतलब है ना हमारे बुजुर्गों ने कहने का काम किया है कि तेज जाते राजा नहीं, तेज जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताज़ा और खुशहाल नहीं बन सकता। उन्होंने एक बात और कही है साथ में कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो यदि अपनी समस्याओं का हल निकालना है तो आपको अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, जो एक राष्ट्रीय पार्टी माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती ने बनाकर हम लोगों को दी है। और ये लोग दूसरे लोगों को ताकतवर बना रहे हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे मतलब कॉन्वेंट स्कूल में या विदेशों में पढ़ें, उनके बच्चे पढ़ें, उन्हें कोई मतलब उन्हें चिंता नहीं है, मगर तुम्हारे बच्चे ना पढ़ें इसकी उन्हें पूरी चिंता है कि ये गरीब के बेटे ये इतने हमारे लेवल पर ना पहुँचे, हमारा मुकाबला ना कर पाए। तो इसलिए उन्होंने हमारे लोगों का पूरा इंतजाम किया है। तो इसलिए मेरा लोगों से कहना है कि आप जल्दी से जल्दी बाबा साहब का जो वोट का अधिकार हम लोगों को मिला है, जो 5 साल में एक बार डालना है, और बाबा साहब ने
पहले तो ये भी जानते थे कि मेरे समाज के लोग इस समय जो जिस व्यवस्था में रहते हैं तो ये डरपोक हैं, डरे रहते हैं, तो उसका भी बाबा साहब ने इंतजाम किया। उनकी सोच देखो उस समय की, कि उस समय बाबा साहब ने वोट को वोट में डालने की बात की। कोई खुलेआम नहीं मतलब डलता, यदि खुलेआम डलता तो ये तो अंगूठा पकड़ पकड़ के तुम्हारे मतलब मशीनों में लगवा लेते या ठप्पे लगा लेते। तो इसलिए उन्होंने उस वोट को डालने का प्रावधान भी वोट में किया कि भाई तुम अलग छुपकर वोट डालो, जिससे कोई देख ना पाए तुम किसको वोट डाल दो। तो कम से कम उस वोट का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस वोट के महत्व को बताना चाहिए कि भाई इस वोट से राजा बनता है, तुम दूसरे लोगों को राजा बना रहे हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हो, तो इस वोट से तुम लोग भी बन सकते हो। यदि इस वोट का इस्तेमाल तुम अपने लिए करना शुरू कर दो तो आज जो तुम मांगने वाले बन रहे हो तो तुम इस देश में देने वाले भी बन सकते हो। तो हमारा जो मूवमेंट है समाज में देने वाला बनाना चाहता है, मांगने वाला और पंगु बनाने वाला ये मूवमेंट नहीं है। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि आप इस वोट की कीमत को समझें और अपने महापुरुषों को जो त्याग है, 108 साल जो संघर्ष करके इस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर आए, तो इस मूवमेंट को जिंदा रखकर उनके मतलब सपनों को साकार करें। और जो बाबा साहब का, मानव कांसीराम साहब का, ज्योतिबा फुले साहब का, साहू जी महाराज का, और जो हमारी नेता आज वर्तमान में हैं जिनको आयरन लेडी का खिताब मतलब दुनिया में दिया गया है, तो ऐसी लेडी, ऐसी मतलब महिला कि जो किसी के सामने झुकना नहीं जानती, वो अपने समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, तो ऐसी महिला के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। इस मिशन मूवमेंट को जिंदा करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, और दूसरों को जो हम मजबूत कर रहे हैं, खुद मजबूत बनकर हम लोग अपनी सरकार बनाकर जो दूसरे से हम लोग उम्मीद करते हैं काम कराने का, खुद हम लोग करने लायक बने। जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाकर हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में दिखाने का काम किया है कि एक दिन में 1,08,848 नौकरियाँ वाल्मीकि समाज के बेटों को दे दी, जो इस देश के इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। लाखों मकान उनको बना, मानव कांसीराम शहरी विकास योजना के तहत उन्होंने लाखों मकान, गरीबों को 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने का काम कर दिया। तो ये काम यदि किसी ने किया, सारा बैकलॉग उत्तर प्रदेश का पूरा किया, लाखों लोगों को नौकरी देने, मास्टरों की भर्ती की, पुलिस की भर्ती की, और मतलब वहाँ पर जो भी वैकेंसी थी वो सभी के लिए निकली, ना कि एक जाति विशेष के लिए। यदि वहाँ पर वैकेंसी कोई क्रिएटिव, तो ब्राह्मण का बेटा भी लगा, वहाँ वैश्य का बेटा भी लगा, वहाँ क्षत्रिय का बेटा भी लगा, वहाँ मुसलमान का बेटा भी लगा, OBC का बेटा भी लगा, शुल्कास का जितना कोटा था वो भी लगे। यानी जब वैकेंसी क्रिएट होंगे तो फिर सबके के बेटों को मौका मिलेगा। तो वहाँ मौका मिला तो वहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और क्योंकि ये देश जातियों का देश है, लोग जातियों से लगाव है, तो लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। और आज लोग पछता रहे हैं कि हमने ऐसी पार्टी को वोट दे दिया कि आज हम लोग, जब ये आपदा आई तो आपने देखा कि लोग लाश को जलाने के लिए जगह तक नहीं मिली, उस पर ओढ़ने के लिए मतलब उनके पास कपड़े तक नहीं थे, मतलब जलाने का इंतज़ाम नहीं था। इस स्थिति में लोग थे, तो उन्होंने अपने लोगों को, जो उनके लिए बहुत मतलब जिनका उनके नज़रों में सम्मान है, जिन्होंने जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे, उनको पानी तक में बहाने का काम किया। किस तरह वो लाशें सड़ के मतलब ऊपर पानी में तैरती नजर आई, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। तो इन लोगों के अंदर रत्ती भर भी गरीबों के लिए दर्द नहीं है, और जाकी फटी ना बीमारी, वो क्या जाने पीर पड़ा। तो यदि जिसे दर्द नहीं है, जो जिसने गरीबी देखी नहीं, वो गरीबों का दर्द क्या जानेगा। तो यदि गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है, तो इसलिए गरीबों को इकट्ठा होना चाहिए। और गरीब हर जाति में, चाहे ब्राह्मण समाज है, चाहे वैश्य समाज है, चाहे क्षत्रिय समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे सिख समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे OBC के लोग हैं, चाहे वो शुल्कास के लोग हैं, इससे सारे गरीबों को इकट्ठा होकर अपनी बिगड़ी को बनाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि जब ये कहा जाता था कि अब बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता पर काबिज हो सकती है, ऐसा उम्मीद बन चुकी थी। उसके बाद छलावा ऐसा हुआ कि फर्श से अर्श पर आ गए। क्या कहेंगे इस पर? जो पहले समय था जी, BSP का जी, और राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मगर ये हमारा मूवमेंट है, और मूवमेंट वेव की तरह होता है, वेव आती है चली जाती है। तो कभी हमें राजनीति पार्टियों से हमें अपने मूवमेंट की तुलना नहीं करनी है। और पहले जो आपने मंजर देखा था BSP का, वो मंजर अब फिर दोबारा से आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिल्ली में हैं, हमारे दूसरे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम जो सांसद भी हैं,
साथ में वो भी हैं, और आपने जिनका भी इंटरव्यू लिया, बहुत बड़ा अनुभव दिल्ली प्रदेश का उनके पास है, तो उनकी देख रेख में हम लोग आपके साथ यहाँ लग रहे हैं। तो यहाँ फिर दोबारा से वही बीएसपी का मूवमेंट खड़ा होगा, और हर हालत में निगम के एमसीडी के चुनाव में हम जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा हमारा, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग भटक करके गुमराह होकर के अभी खामखा पार्टी में शामिल हो गए थे, अगर वो वापसी करना चाहें तो क्या दरवाजे खुले हैं उनके लिए? हाँ, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर जिनकी अकल ठीक हो गई है और वो दोबारा से अपने मूवमेंट में अपने घर में आना चाहते हैं तो बीएसपी के दरवाजे खुले हुए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, और आ रहे हैं। हर मीटिंग में 10-10, 5-5 लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी। खासतौर से ज़्यादातर लोग हमारे आम आदमी में गए, वो दोबारा से वापसी कर रहे हैं। उन्हें लग गया है कि दूसरे घर में कोई सम्मान नहीं है, अपना घर अपना ही घर होता है। जिस प्रकार यूपी में सत्ता प्राप्ति के बाद में लगभग हर एक क्षेत्र में विकास हुआ, अगर दिल्ली में इस तरीके से वापसी होती है तो क्या लगता है यहाँ पर भी कुछ न्याय व्यवस्था में सुधार होगा? जब दिल्ली प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो आदरणीय बहन जी हमेशा कहती रहती हैं, उत्तर प्रदेश की तरह हर प्रदेश, जो देश में अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो पूरे देश के अंदर वही कानून व्यवस्था रहेगी जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में चार बार गवर्नमेंट चली है, वो बेहतर ऐसी ही रहेगी। हम अभी कुछ एक ऐसी हवा भी बनने लगी है कि अब मोदी के खिलाफ अगर कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है तो अपनी बहन जी को आगे रखते हैं सभी लोग, ये मानना है लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि 2022 या 2024 में वो लहर जो अभी शुरुआत हुई है किस हद तक काबिल होगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहीं मोदी को अगर कोई डर है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जानते हैं कि पूरे देश के अंदर अगर कोई मजबूत नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें डर है। जो वोटर अभी भी भटके हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में अपना वोट करते हैं, अपने घर को छोड़ करके, उनको आप क्या संदेश देंगे? जो भटके हुए हैं, हम लोग रात दिन लग रहे हैं, मीटिंग हमारी लगी है। अभी आप बैठे थे, हमने अपने दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली के लोगों को इधर बुलाने का काम किया। तो माननीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे यहाँ आए और हमारे सब लोगों ने बैठ कर वो प्लान तैयार किया। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक विधानसभा में 3-3 मीटिंगें हो रही हैं। तो उन्हीं को, जो लोग भटके हुए थे, उन्हीं के लिए ये मीटिंगें लगाई गई हैं। उनको समझा करके फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में वोट करने के लिए उनको कहा जाएगा, तो बताया जाएगा।